हाँ हेलो अंशुल, आर यू लिसन मी? अंशुल, अंशुल शर्मा, कपिल पथारिया, यस सर स्क्रीन दिख रहा है यस ना? सर अंशुल यस सर। यस सर ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। यस सर। कल मैंने डिस्कस किया था स्प्लाइंस, ठीक है ना? स्प्लाइंस होते क्या है? तो ग्रुप ऑफ की वेज होते हैं, ग्रुप ऑफ की होता है जो शाफ्ट पे माउंटेड होता है। तो यहाँ पे डायग्राम में शो है, ये ग्रुप ऑफ की है जो शाफ्ट पे माउंटेड है। देखो नंबर ऑफ, देखो ये क्या है, हमारा हब है। हब के अंदर ये बने हुए हैं फ्लैंजेस, ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि की वे के लिए रास्ता बना हुआ है। अगर ये सर्कुलर शाफ्ट है तो की के लिए देखो 4 की होगा, तो 4 की जो होगा इसमें माउंटेड होंगे, जो शाफ्ट है इसमें माउंटेड होंगे। और थोड़ी सी यहाँ पे थिकनेस ज्यादा होती है शाफ्ट की, ताकि की अपवर्ड डायरेक्शन में ये पूरा का पूरा जो डाया होता है, देखो यहाँ पे जो डाया है कुछ ज्यादा दिख रहा है आपको, तो थोड़ी थिकनेस रखते हैं, हल्की सी इसकी थिकनेस रखते हैं ज्यादा। तो ये जो डाया होता है, ये पूरा डाया जो दिया हुआ है स्मॉल डी, ये डाया जो है आपकी अप्रोक्सीमेटली इसी शाफ्ट की डाया के इक्वल होता है, बट थोड़ी थिक होती है हल्की सी ये, क्योंकि फिट तो यही बैठना है जहाँ पे की है, ठीक है ना? तो इस स्प्लाइंस ऐसे कटे होते हैं, ये 1 2 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। और ये हाई लोड के लिए यूज होता है, पॉजिटिव ड्राइव है, इसमें पावर के लॉसेस नहीं होते हैं। मान लो इस शाफ्ट पे मिल रहा है, जैसे शाफ्ट पे मिल रहा है आपको 10 मीटर पर सेकेंड की लीनियर वेलोसिटी मिल रही है, तो इस पे भी क्या होगी, जो हमारे पास ये हब है या गियर है या तो पुली है, उस पे भी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिलेगी। या टॉर्क है, मान लो 10 न्यूटन मीटर का है, इस पे मिल रहा है शाफ्ट पे 10 न्यूटन मीटर का, तो सेम टॉर्क मिलेगा इस पे, इसलिए इसे कहते हैं पॉजिटिव ड्राइव्स के, ठीक है ना? पॉजिटिव ड्राइव से हैवी लोड के लिए होता है, हाई टॉर्क के लिए होता है, स्लाइडिंग गियर ट्रांसमिशन में भी यूज होता है, ठीक है ना? ऑटोमोबाइल के स्लाइडिंग गियर ट्रांसमिशन में भी यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछता है इसका एप्लीकेशन क्या है। अब देखो द स्प्लाइंड शाफ्ट आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन द शाफ्ट, देखो कह रहा है जो स्प्लाइन शाफ्ट है, ये जो स्प्लाइन वाला, ये जो स्प्लाइन पोर्शन का जो शाफ्ट है वो स्ट्रॉन्गर होगा किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, ये वाला जो दिया हुआ शाफ्ट, ठीक है ना? तो थोड़ा सा हल्का सा थिक होता है, थोड़ी सी भी डायमीटर शाफ्ट की बढ़ जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पे देखो इंपिरिकल रिलेशन दिया हुआ है, आखिर हम डाया, देखो डी ये है हमारा इंटरनल डाया ऑफ शाफ्ट या हब, बात बराबर हो गई आपकी। और जो कैपिटल डाया है डी, ये साथ साथ में इसको भी ले लिया है, स्प्लाइन को भी ले लिया है, ठीक है ना? स्प्लाइन कह रहे हैं, ये की को ले लिया है, की को भी ले लिया है, तो उसकी कुछ थिकनेस आई है, इतनी थिकनेस आई है, तो टोटल डाया किसकी हो गई, इसकी कैपिटल डी। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी हो गई, 1.25 टाइम्स डी। और बी विप्थ, ये विप्थ कितनी होगी, विप्थ ये वाला पोर्शन है, विप्थ ये विप्थ ये वाला, तो विप्थ की वैल्यू दिया हुआ है 0.25 टाइम्स डी। ये आपको डिजाइन डेटा बुक में दिया रहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये वैल्यू कहाँ से आई, ये डिजाइन डेटा बुक में दिया रहता है, वो ओपन करेंगे पता चल जाएगा कहाँ कितनी वैल्यू है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। देखो इसमें न्यूमेरिकल जो सॉल्व करना है उसमें की के बारे में स्टडी करना है। की जो हमारा है, ये जो की है, की बना हुआ है, इस की पे कौन कौन से स्ट्रेसेस अप्लाई होंगे, तो इस की पे 2 ही स्ट्रेसेस अप्लाई होते हैं, पहला क्रशिंग, दूसरा होता है शियर, ठीक है ना? शियर स्ट्रेस एंड क्रशिंग स्ट्रेस अप्लाई होता है। आगे देखते हैं इसकी डिजाइनिंग क्या है। देखो डिजाइन ऑफ स्क्वायर की एंड फ्लैट की। अब स्क्वायर की के बारे में बता रहा, आपको पता है जब भी स्क्वायर की बात करेगा, स्क्वायर की में W और T विड्थ एंड थिकनेस की वैल्यू क्या होती है, D/4 होती है, D/4। और जब भी स्क्वायर की जब भी बात करेगा उसमें विड्थ और थिकनेस की वैल्यू बराबर होगी, किसकी, की। ये जो की बनी हुई है इसकी ये जो विड्थ है और ये जो हाइट है, थिकनेस, ये बराबर होगी। अब देखिए, आप मान लो रेक्टेंगुलर की बात कर रहा है, तो W की वैल्यू जो हो गई D/4, T की वैल्यू D/6, ये वैल्यू होगी आपकी।
कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पता होना चाहिए कि क्या है, स्क्वायर की है या रेक्टेंगुलर की है। तो यहाँ पे स्क्वायर की के बारे में स्टडी किया गया है। अब देखिए ऊपर क्या है, देखो ये शाफ्ट है जो रोटेट कर रहा है, शाफ्ट, ये शाफ्ट है। इस शाफ्ट का रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, दिया हुआ एमटी, टॉर्क जो डेवलप हो रहा है। ध्यान से न्यूमेरिकल सुनना। अब देखिए आधा पोर्शन जो की का है, वो हमारा ये जो आधा पोर्शन की का है वो किसमें है, शाफ्ट के अंदर है, और आधा किसमें है, आपका ये हब में है। अगर ऊपर की तरफ सर्कुलर मैंने बना लिया पुली, तो उसका जो हब है उसके अंदर ये आधा पोर्शन आ जाएगा। अब ये रोटेट करेगा, देखो ये रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो ये वाला पोर्शन जो दिया हुआ है, ये पोर्शन जो दिया हुआ है पीला कलर, ये पोर्शन यहाँ पे ये फोर्स लगेगा पी, ठीक है ना। ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये वाला पुली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने का, बाहर की तरफ जो पुली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने की कोशिश करेगा, बट क्या है ये की के साथ लगा हुआ है, तो ये पुली भी क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। तो एक रिएक्शन फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन से इधर से आएगा। तो ये जो फोर्स है जो बना हुआ पी, इसे सपोज कर लेते हैं कि इसी पॉइंट पे लग रहा है, पॉइंट ए पे ही लग रहा है, बट वो थोड़ा नीचे लगता है क्योंकि इन दोनों पॉइंट जो ए एंड सी के बीच में लगेगा, और इधर क्या होगा आपका इस पॉइंट और इस पॉइंट डी के बीच में लगेगा, बी और डी के बीच में लगेगा ये पी। देखो ये बी, बट सपोज कर लेते हैं ये जो पी लग रहा है ये बिल्कुल ए पे लग रहा है और इस साइड से बी पे लग रहा है, ये पी फोर्स लग रहा है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे नीचे वाले डायग्राम में आते हैं अब, इस तरह से फोर्सेस, ये पॉइंट ए है और ये बी है, ये पॉइंट ए है, ये ए है और ये बी है, तो ये ए हो गया आपका और ये बी हो गया। फोर्स लगेगा तो देखो ये इधर से फोर्स नीचे वाले पोर्शन पे लगा रहा है, देखो यहाँ पे, और ऊपर वाले पोर्शन में इधर से फोर्स लग रहा है इस पे साइड से, इधर डायरेक्शन में। तो इस तरह से कटिंग होगा, कट जाएगा बीच से बिल्कुल। तो ये कटिंग जो हो रहा है वो फोर्स के पैरेलल हो रहा है, तो फोर्स के पैरेलल कटिंग हो रहा है, तो पैरेलल प्लेन खोजेंगे यहाँ पे। पैरेलल प्लेन क्या होगा, अब देखिए पैरेलल प्लेन क्या होगा, पैरेलल प्लेन यही वाला प्लेन होगा, ये प्लेन, बट इसका ये नीचे वाला होगा, सेम प्लेन होगा ये नीचे की तरफ भी, ये बी वाला प्लेन अंदर की तरफ जो गया है सेम प्लेन होगा। ये देखो ये पीछे की तरफ जो जा रहा है प्लेन अंदर की तरफ, ये प्लेन होगा, ये प्लेन जस्ट इसके ऊपर वाले के इक्वल होगा, इसके इसके इक्वल होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, बी मल्टीप्लाई अंदर की तरफ की लेंथ एल दिया हुआ है, अंदर की तरफ लेंथ जो दिया हुआ है एल दिया हुआ है, तो बी मल्टीप्लाई एल, तो अंदर की तरफ का पूरा एरिया हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो बी मल्टीप्लाई एल एरिया हो गया। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड अपॉन एरिया। तो फोर्स बताया पी है, पी डिवाइडेड अपॉन बी एल, ठीक है ना। या फोर्स इज इक्वल टू जब स्ट्रेस शियर स्ट्रेस में एरिया का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्स आ जाता है। तो ये फार्मूला बन गया आपका। एक बार और फिर मैं बता रहा हूं इसको, देखिए ये की है, इस की का आधा पोर्शन शाफ्ट के अंदर है और आधा ऊपर वाला जो ये पुली है, गियर है, उसके हब में जो पुली होगा तो उसका हब होगा, उस हब के अंदर है आधा। अब देखो फोर्स लगेगा, देखो रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये सेंटर है, ठीक है ना, ये सेंटर है, इस सेंटर से इस जो शाफ्ट है इसकी शाफ्ट की जो रेडियस है आर है, और जो आर की वैल्यू होगी वो dy/2 होगी, ठीक है। ये जो फोर्स P लग रहा है ये सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट ए पे लग रहा है, बिल्कुल यहाँ पे इस पॉइंट ए बी पे, तो ये एक फोर्स ऐसे टेंजेंट फोर्स इस पे आ जाएगा P, ठीक है। तो ये P हो गया। तो जो मोमेंट mt होगा m इंटू टी, जो टार्क, मोमेंट नहीं से टार्क बोलेंगे, टार्क T, जो T होगा टार्क, ठीक है ना। तो ये P मल्टीप्लाई R, क्योंकि P मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस से R होगा। जब भी कोई टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ करते हैं तो रेडियस से अगर उस टेंजेंट का पॉइंट जो सर्कल पे टच कर रहा है लाइन मिच करा देते हैं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इस पे जो फोर्स होता है, तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो टी की वैल्यू हो जाएगी P मल्टीप्लाई R।
तो ये तुम्हें टॉर्क मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू लिखी हुई है, देखो यहाँ P टॉर्क इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई D बाई 2 टॉर्क ट्रांसमिटेड। यहाँ पे डायग्राम में MT लिखा हुआ है, यहाँ पे T लिख लो। तो ये T हो गया, तो टॉर्क आ गया T इज इक्वल टू P मल्टी, सॉरी यहाँ पे क्रॉस होगा, ठीक है ना, ये गलत हो गया है, P मल्टीप्लाई D बाई 2। अब P की वैल्यू कहाँ से पुट करोगे, P की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे, तो इस पोर्शन पे आ जाएगा। तो ये वैल्यू टोटल हो जाएगी टाउ बी एल, टाउ बी एल हो जाएगी P की वैल्यू डिवाइडेड अपॉन D बाई 2। तो ये फार्मूला बन जाएगा टॉर्क का। बस हमें टॉर्क का फार्मूला नहीं चाहिए, क्रशिंग स्ट्रेस से कंपेयर करना है या शियर से। तो देखो ये शियर जो हो गया, शियर मल्टीप्लाई एरिया करते हैं तो फोर्स आ जाता है। तो आप अगर शियर दिया होगा, डिप्थ दिया होगा और पी फोर्स दिया होगा, तो की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो की लेंथ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे की लेंथ कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। तो ये ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो हमारे साथ, जिसमें शियर फेल्योर होता है, उसमें क्वार्टर ज्वाइंट में भी और नकल ज्वाइंट में भी। अब देखो क्रशिंग एरिया कौन सा है, क्रशिंग, देखो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, तो ये एरिया जो परपेंडिकुलर एरिया है ये घिसेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। ये सर वॉल्यूम नहीं आ रही है, क्या सर नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है सर बहुत ज्यादा, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज बेटा आ जाएगी, आवाज ही नहीं आती है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आवाज ही नहीं आती आप लोगों के पास। हाँ हेलो छबिल सोमानी, छबिल यस सर। आवाज आ रही है, यस सर। आपको आवाज सर आ रही थोड़ी है, मतलब अटक अटक क्या आ रही है सर। अच्छा जी, अब आ रही है क्लियर। हाँ सर अब क्लियर है थोड़ी। हाँ थोड़ी क्लियर है, थोड़ा दूर से बोल रहा था मैं। अब देखो यहाँ पे, अब क्रशिंग की बात करेगा, क्रशिंग, तो क्रशिंग में क्या होता है, हम परपेंडिकुलर एरिया ढूंढते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स लगाया हुआ है वो घिस घिस के क्या होगा, कम हो जाएगा, वियर आउट हो जाएगा। तो ये एरिया जो हो जाएगा, देखो ये थिकनेस हमारी दी हुई है टी, तो ये थिकनेस टी नहीं दी हुई है, ये पूरी थिकनेस टी दी हुई है, तो ये टी बाई 2 हो जाएगी। ये अगर हाइट दिया होगा एच, थिकनेस की जगह हाइट दिया होगा एच, तो एच बाई 2 हो जाएगी ये। इसकी थिकनेस देखो, थिकनेस टी भी दे सकता है और हाइट भी दे सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर लो, हमें तो एरिया ढूंढनी है। तो ये आधा कट रहा है, आधा आधा पोर्शन पे फोर्स लग रहा है इधर देखो, तो ये जो घिसेगा, जो क्रशिंग होगा, क्रशिंग जो होगा तो क्रशिंग शियर होगा, सॉरी क्रशिंग जो होगा घिस घिस के क्या होगा, वो सरफेस फेल होगा। और एरिया निकालेंगे तो ये एरिया जो आपकी हो जाएगी, ये h बाई 2 हो जाएगी या t बाई 2 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई अंदर की तरफ जो लेंथ है l। तो यहाँ पे दिया हुआ देखो, क्रशिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड अपॉन एरिया। तो क्रशिंग एरिया क्या हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी पूरी। अगर इसकी हाइट दी हुई है h, टोटल थिकनेस इज इक्वल टू हाइट, तो हाफ ले लेंगे तो h बाई 2 ले लिया है। इस तरह से हमारी ये जो है, इस क्रशिंग से भी हम की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से की लेंथ फाइंड आउट करना है, शियर फेल्योर की वजह से भी, शियर फेल्योर की वजह से भी और क्रशिंग की वजह से भी। और जिसमें मान लो क्रशिंग में लेंथ ज्यादा आएगी, क्रशिंग में लेंथ ज्यादा आएगी, या हो सकता है शियर में लेंथ ज्यादा आएगी। अगर जो वैल्यू दोनों में से अधिक होगी, शियर के थ्रू सॉल्व करेंगे तो एल कुछ अलग आएगा, और क्रशिंग के थ्रू फाइंड आउट करेंगे तो कुछ अलग आएगा। तो दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू होगी उससे लेंगे, क्योंकि हम सेफ जोन में रहना चाहते हैं डिजाइनिंग में। इस वजह से दोनों के तरीके से फाइंड आउट करके हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो ये भी एक न्यूमेरिकल मैंने शो किया है। देखो एरिया देखो, क्या फिर से एरिया के बारे में बताता हूँ। फोर्स लग रहा है, इसके पैरेलल एरिया देखो, इसके पैरेलल एरिया कटिंग हो रहा है, तो ये वाला एरिया अंदर की तरफ हो जाएगा। तो ये विड्थ दिया हुआ है, ठीक है ना, या बी दिया हुआ है, तो बी मल्टीप्लाई इसकी लेंथ जो दी हुई है एल, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, सीयर के साथ इसको बी एल का मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स आ गया। ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इस तरह का इस तरह का मतलब कॉन्सेप्ट्स। देखो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे है, न्यूमेरिकल देखो,
डिजाइन द रेक्टेंगुलर की, तो रेक्टेंगुलर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है रेक्टेंगुलर की में W की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू जो होगी वो D/4 होगी और T की वैल्यू D/6 होगी। ये आप डिजाइन डेटा बुक से देखोगे या तो आप याद कर लोगे। शाफ्ट की डाया दे रखा है, शाफ्ट की डाया कितनी है 50 mm, तो डिवाइडेड अपॉन 4, 50 mm दे रखा शाफ्ट की डाया। इस तरह से न्यूमेरिकल हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो आएगा विड्थ की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 4 एकम 4, उसके बाद 4 दूना 8, 12, 12.5 12.5 सर। हाँ 12.5 12.5, ये वैल्यू ले लोगे 12.5, ठीक है ना। इसमें ज्यादा लिया हुआ है तो ये ऑलरेडी सेफ जोन में है, हम इतना भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। 12.5 लेके सॉल्व करना है आप, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जो वैल्यू आती है उसी पे हमें सॉल्व करना है। और टी की वैल्यू कितनी हो गई, 8.33। 8.33 हाँ तो 8.33, तो 8.33 ले लेना, ठीक है ना। इससे ज्यादा ले सकते हो, इससे कम नहीं लेने की जरूरत है। इसमें 8.3333 बहुत सारा होगा, तो 8.5 भी ले सकते हो और 9 भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम वैल्यूज ले सकते हैं। तो W भी आ गया और T भी आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो फेल्योर की जो बात हो रही है, सीयर फेल्योर से जब बात हो रही है तो फोर्स के पैरेलल जो एरिया होगी यही वाली एरिया होगी, तो W मल्टीप्लाई L। तो सीयर में जब W मल्टीप्लाई L एरिया की मल्टीप्लाई कर देंगे, W मल्टीप्लाई L, ये W है, इज इक्वल टू फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, तो फोर्स P इज इक्वल टू टाउ W इंटू L, ये हो गया। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क ट्रांसमिटेड P मल्टीप्लाई D/2, बताया था आपको। ये फोर्स मान लो टेंजेंशियली लग रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से रेडियस जो होगा ये D/2 होगा शाफ्ट का, तो ये हो गया टॉर्क ट्रांसमिटेड। तो ये P की वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पुट कर दोगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो गया आपका, देखो P की वैल्यू हो जाएगी टाउ, T की वैल्यू हो जाएगी टाउ, देखो P की जगह टाउ WL पुट कर दिया मैंने, टाउ WL मल्टीप्लाई D/2, ये फार्मूला हो गया आपका। देखो ये लिखा हुआ है L हो गया हमारा, W हो गया, टाउ हो गया और D/2 हो गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो टॉर्क ट्रांसमिटेड अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, L निकालना होता है, L तो है, W की वैल्यू आ गई है, आपने जो लिखा है 12.5, तो 12.5 लिख लेना। सीयर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो यहाँ पे, द सीयर एंड क्रशिंग स्ट्रेस फॉर ए मटेरियल आर 42 मेगापास्कल एंड 70 मेगापास्कल। तो सीयर 42 मेगापास्कल है, तो 42 पुट कर दिया इन्होंने। डी इनको पता है ऑलरेडी 50, तो 50 पुट कर दिया डिवाइडेड अपॉन 2, तो ये हो गया 16,800 L टाइम्स न्यूटन mm, ये वैल्यू टी की आ गई। अब देखिए, अब देखो यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ T इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड अपॉन 16 मल्टीप्लाई टाउ डी टू द पावर ऑफ Q। तो ये फार्मूला कहाँ से आता है, ये फार्मूला देखो T डिवाइडेड अपॉन J इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड अपॉन R, मॉडुलस रिजिडिटी सर। हाँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है ना। ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये J जो होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है ना। ये J जो होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और J की वैल्यू जो होती है शाफ्ट के लिए, जो सर्कुलर शाफ्ट है वो सेंटर Z एक्सिस से, इस सेंटर से एक्सिस पास हो रही है, उसके अबाउट जो आई की आधी होती है, हाँ पाई डिवाइडेड अपॉन 32 डी टू द पावर ऑफ 4 इनर्शिया की आधी होती है, हाँ उसकी आधी मतलब होती है, इनर्शिया की आधी होगी ना सर। हाँ उसकी आधी होती है, दोनों को जोड़ करके एक्स डायरेक्शन की आई एक्स एक्स प्लस वाई आई वाई वाई डिवाइडेड अपन 2 कर देते हैं। हेलो हेलो हाँ बेटा हाँ। सर, आवाज सर ज्यादा ब्रेक हो रही है सर, अब पहले थोड़ी थोड़ी हो रही थी, अब ज्यादा ब्रेक हो रही है सर आवाज। नहीं देखो एक बार देखो तो क्या किया जाए बताओ, तब शेयर कर देंगे फिर पूछना आप।
तो क्लासेस ऐसे तो यार कल भी तो नेटवर्क की दिक्कत थी। अब नेटवर्क के लिए क्या करें बेटा, नेटवर्क Okay, पे sir. आप और तो ये सुन तो लो, थोड़ा सा कोऑपरेट करो बेटा। क्या है ना कि रोज इंटरप्ट होगा ना इंटरनेट। अरे सर अरे सर क्लास ले रहे हैं। तो आप जे की वैल्यू देखो, जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसकी वैल्यू 5/32 मल्टीप्लाई d to the power 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये अगर कट कर देते हैं इस साइड में लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई π/32 d to the power of 4 और r की वैल्यू d/2 हो जाएगी, d/2। तो ये कट पिट करके यही फार्मूला बनेगा। देखो यहाँ पे ये 2, देखो 2 से ये 32 कटेगा तो 16 आ जाएगा। तो π/16 d to the power of 4, तो ये फार्मूला बन गया आपका। टाउ आपको पता है ऑलरेडी 42, डी की वैल्यू 50 mm। तो ये देखो आ गया टार की वैल्यू, टार की वैल्यू क्या आ गई 1.03 10 to the power of 6 न्यूटन mm। अब ये वैल्यू उठा करके ये टार की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे तो की लेंथ की वैल्यू आ गई। की लेंथ की वैल्यू किस फार्मूला से आई है, शियर स्ट्रेंथ या शियर फेल्योर की वजह से लेंथ की वैल्यू जो आ रही है, देखो ये वैल्यू जितनी आ रही है 61.31, ये वैल्यू आप देखो यहाँ पे 12.5 पुट करोगे विप्त की वैल्यू तो ये कुछ अलग आएगी, कुछ कम आएगी, उससे ज्यादा लेंगे। तो देख किसको समझ में आया। हाँ हेलो अंशुल शर्मा, अंशुल Yes, sir. क्या आवाज पहुंच रही है मेरी? Yes, sir. क्या बताया मैंने, जरा बताओ तो। हाँ सर पहुंच गए। रुक जाओ, हाँ बताओ। Yes, sir. कैसे सॉल्व करोगे इस न्यूमेरिकल को, बताओ मुझे। ये फार्मूला इसी वजह से मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले सर टॉर्क निकालेंगे सर। हाँ टॉर्क हाँ सर, सबसे पहले सर टॉर्क निकालेंगे सर अपन। शियर एरिया कितना होगा, शियर एरिया बताओ इसमें। सर शेयर एरिया, सर एक मिनट सर। तो ये दे रखा है सर इसमें तो 42 है मेगा पास्कल। नहीं दे शियर एरिया कहाँ दे रखा है, वो तो शियर एरिया कैसे निकालोगे, डब्ल्यू दिया हुआ ये विड्थ अंदर की तरफ की लेंथ होगी उसके परपेंडिकुलर। हाँ उसके परपेंडिकुलर। हर्ष शर्मा, हर्ष। यस सर। हाँ तू बता बेटा, शियर एरिया कौन सा? शियर एरिया तो जो अपने जहाँ फोर्स जिस साइड फोर्स लगता है उसका परपेंडिकुलर एरिया होगा। अरे शियर में पैरेलल होता है, फोर्स के परपेंडिकुलर एरिया होगा ना सर। अरे शियर में पैरेलल एरिया होता है, पैरेलल होता है ना। तो ये एरिया कौन सा मिलेगा इसमें? इसमें जो फेल हो रहा है, कटिंग हो रही है ना इस डायग्राम में, नीचे वाले डायग्राम में इसमें ये कटिंग हो रही है ना, कट रहा है पूरा का पूरा। देखो हाँ, पहले ये होगा फिर कटेगा तो ये वाला प्लेन होगा अंदर की तरफ जो पूरा का पूरा ऐसे रेक्टेंगुलर। ये एरिया कितना होगा, विड्थ दे रखा है और इसकी लेंथ h/2 हो जाएगा सर। हैं? क्रशिंग की नहीं बात कर रहा हूँ, शियर की बात कर रहा हूँ, कट के हो रहा है। परपेंडिकुलर एरिया तो टेंसाइल और क्रशिंग में होता है, शियर एरिया तुम्हारा क्या होगा, देखो ये दो पीसेस में कट रहा है, तो कट करके तो ये टॉप यस सर L by W into L। W इंटू L एल into W हो जाएगा सर। W इंटू एल हो जाएगा, ठीक है ना? L into W। हाँ W into L। यस सर। तो देखो ये W सही हो बोला। गया, W मल्टीप्लाई L जो हो जाता है आपका क्या हो जाता है, ये तो एरिया हो गया और शियर स्ट्रेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे पहले बताया तो फोर्स आ जाता है P, ये P आ जाएगा, दोनों मिलाकर के P आ जाएगा। यस सर। ठीक है ना, ये दोनों मिलाकर के P आ जाते हैं, ये दोनों मिलकर के। और ये P मैंने बताया यहाँ पे आपको, ये P सपोज करो ये P लग रहा है, मान लो B पे है और इसकी शाफ्ट की डाया D है, तो रेडियस जो हो जाएगी D/2 हो जाएगी, क्योंकि सेंटर का अबाउट रोटेट करेगा,
सेंटर का अबाउट रोटेट करेगा तो क्या होगा, d/2 मल्टीप्लाई p, तो p ऑलरेडी आपको मिला हुआ है यहाँ पे, और d/2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, देखो यहाँ d/2 का, तो ये टॉर्क हो गया, ये रोटेशन, ये एम्प्टी जो लिखा हुआ है टॉर्क है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो टॉर्क है आपको पता नहीं है, कहीं क्वेश्चन में दिया भी नहीं है, खोजा जाता है क्वेश्चन में कि दिया है कि नहीं। एल दिया नहीं है, डब्लू पता है आपको, डब्लू जो वैल्यू आपने निकाला वही रखना। टाउ दिया हुआ है, शियर फेलियर की वजह से टाउ हो रहा है, यहाँ पे वर्किंग टाउ दिया 42, डी आपको पता है। तो ये देखो टी की वैल्यू जो आ रही है ना 16,800 एल, अभी वेरिएबल है इसमें, एल है, और टी हमें पता चल जाए तो एल की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखो ये फार्मूला जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इस फार्मूला से यहाँ पे टॉर्क निकलेगा, ठीक है ना। फार्मूला तो आपने लिख सर लिया, टॉर्जनल इक्वेशन से निकाल लेंगे ना, क्या बेटा, टॉर्जनल इक्वेशन से निकाल लेंगे ना टी की वैल्यू। और हाँ देखो ये टी की वैल्यू आ गई ना, अरे ऐसे निकालोगे, इस फार्मूला से निकालोगे, ये फार्मूला है ना यहाँ पे, ये फार्मूला यहीं से आता है, देखो ये दोनों मैंने सर्कल किया है, जो यहाँ से टॉर्क आता है ये इसका जो ये फार्मूला जो है इसी पे वैल्यू पुट करते हैं, जे की वैल्यू पुट करते हैं, और आर की वैल्यू, जो आर की वैल्यू होती है d/2 होती है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बन जाता है, इसे याद कर लेना है, अभी आगे ये भी आएगा, इसका एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है ये शियर फेलियर की वजह से फार्मूला लिखा जाता है। तो ये वैल्यू हो गई, ये याद भी कर सकते हो आप। आपको टाउ पता है, टाउ दिया हुआ 42 मेगा पास्कल, डी की वैल्यू 50 mm दिया हुआ है। तो देखो टॉर्क आ गया आपका, ये टॉर्क आ गया, ये टॉर्क आ गया। तो इस टॉर्क को क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, पहले वाले इक्वेशन में, तो एल की वैल्यू आ जाएगी। तो एल की वैल्यू जो आएगी उससे ज्यादा ही लेना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, देखो एल निकाल लिया शियर फेलियर की वजह से, अब क्रशिंग फेलियर की वजह से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे एल की। हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? अब देखो यहाँ पे, यस सर। हाँ अब देखो यहाँ पे, देखो अब क्रशिंग की वजह से फेल हो रहा है, तो क्रशिंग की वजह से देखो ये हमारा की था, आधा की बना रहा हूँ, हाफ की, देखो 20 से ऐसे कट रहा, आधा नहीं बना रहा हूँ, इसे पूरा बना देता हूँ, 20 से कट कर दे रहा हूँ, 20 से कट, देखो इधर से फोर्स लग रहा था। तो क्रशिंग में क्या होता है, एरिया में परपेंडिकुलर चाहिए, तो अगर इसकी अटेंडेंस लगा दो आप लोग, यस सर, L इंटू t/2 हो जाएगा। हाँ एल इन टी, इसकी एल की वैल्यू हो जाएगी लेंथ पूरी, और इसकी थिकनेस अगर टी दी हुई है तो t/2 हो जाएगी, तो एल मल्टीप्लाई t/2 एरिया हो गया। और क्रशिंग स्ट्रेस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ एरिया के साथ ये फोर्स आ जाता है, पहले बताया मैंने, तो फोर्स आ गया P, ये फोर्स आ गया पूरा इसके लिए, ये P आ गया। और P में क्या करेंगे, शाफ्ट की जो रेडियस उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क आ जाएगा। तो शाफ्ट की जो रेडियस है d/2 है, मल्टीप्लाई कर दिया P के साथ तो टॉर्क आ गया। तो ये भी देखो एल के फॉर्म में आया, देखो टी की वैल्यू आपने निकाल ली है, सिग्मा सी दिया हुआ है 70, तो देखो ये वैल्यू दिया हुआ है, जो टॉर्क है हमारे पास उसकी वैल्यू हो गई 8750 एल न्यूटन mm। अब टॉर्क आपने निकाला था, टॉर्क का जनरल फार्मूला है, ठीक है ना, टॉर्क इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड अपॉन 16 टाउ 16a टाउ डी टू द पावर ऑफ क्यूब, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से टॉर्क निकाल लिया, दोनों के लिए बराबर ही होगा, देखो पुट कर दिया टॉर्क की वैल्यू, तो एल की वैल्यू आ गई 117.7 mm। तो देखो शियर से जो लेंथ निकाला था वो कम है, किससे, क्रशिंग के रिस्पेक्ट में, तो जो लेंथ ज्यादा होती है उतने ही लेंथ की हम की रखते हैं, तो ये लेंथ ज्यादा है, इतने ही लेंथ की हमें डिजाइन करनी है, तो की लेंथ आ गई। तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, केवल की में ही क्या होता है कि शियर फेलियर और क्रशिंग फेलियर होता है। शाफ्ट के फेलियर के लिए क्वेश्चन में लिख देगा शाफ्ट किस में फेल होता है, ठीक है ना, उसको निकालेंगे, बट हमें की के बारे में केवल डिस्कशन करना है न्यूमेरिकल में। तो दो तरह से लेंथ निकाला है, पहला शियर फेलियर की वजह से लेंथ निकाला है, और क्रशिंग फेलियर की वजह से लेंथ निकाला है। तो लेंथ जो ज्यादा होगी उसी वैल्यू को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है,
ये कुछ बड़ा न्यूमेरिकल है, बट समझने की कोशिश करना है इसको, क्योंकि न्यूमेरिकल बच्चों वाला नहीं आएगा आपकी क्या बोलते हैं आरटीओ के एग्जाम में। जब भी एग्जाम होगा लिखा हुआ 45 mm डायमीटर ऑफ शाफ्ट, तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जितनी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में वो सब लिख लेनी चाहिए आपको। तो डी की वैल्यू जो हो गई हमारी यहाँ पे 45 mm। शाफ्ट इज मेड ऑफ स्टील, स्टील का शाफ्ट बना हुआ है विथ ए यील्ड स्ट्रेंथ। इस शाफ्ट की यील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है, देखो शाफ्ट की यील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है। तो यील्डिंग का मतलब ये है कि इसमें डिफॉर्मेशन शुरू होगा, ठीक है ना। तो ये वर्किंग नहीं है, तो शाफ्ट के लिए यील्डिंग दिया हुआ है। जब इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवीजन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका वर्किंग आ जाएगा। तो इतना 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ शाफ्ट के लिए दिया हुआ है। अब पैरेलल की साइज इतना mm 14 mm वाइड, W की वैल्यू दिया हुआ 14 mm एंड 9 mm थिक, जो की दिया हुआ उसकी थिकनेस 9 mm है। ये भी स्टील की बनी हुई है और की ही यील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है। देखो सिग्मा वाई ये की दी हुई है, यील्ड दिया, वर्किंग नहीं दिया हुआ। तो इस की के लिए भी यील्ड स्ट्रेंथ 340 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। यूज्ड फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ की, देखो लेंथ की निकालनी है। इफ शाफ्ट इज लोडेड टू ट्रांसमिट द मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है। यूज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यूज करेंगे, ठीक है। क्या होता है ये भी बताएंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी होता क्या है। एज्यूम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 2, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे दिया हुआ है 2। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसी तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब देखो क्या है, जब भी हम सिग्मा वर्किंग निकालेंगे, देखो सिग्मा वर्किंग जो होता है यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सिग्मा वर्किंग पहला दिया हुआ, देखो सिग्मा वर्किंग किसके लिए निकालना है, मान लो यील्ड स्ट्रेंथ शाफ्ट का दिया हुआ है, तो शाफ्ट के लिए वर्किंग निकालना है। तो सिग्मा वर्किंग किसके लिए, शाफ्ट के लिए है। तो ये कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड अपॉन 2, ये आपका कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जब जरूरत पड़ेगी हम देख लेंगे। अब की दी हुई है यील्ड स्ट्रेंथ 340, देखो यहाँ पे फार्मूला भी दिया हुआ है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ये स्ट्रेंथ, हाँ वर्किंग मैंने निकाल दी। अब वर्किंग क्या हो गया तुम्हारा, यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड अपॉन 2 होता है। अब इसके लिए शाफ्ट के लिए, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ इसकी जरूरत नहीं है, बट इसकी जरूरत बड़े दूसरे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। टाउ वर्किंग शाफ्ट के लिए ही, ठीक है ना। तो ये जो सिग्मा W आया है 200 डिवाइडेड अपॉन 2, आधा कर देते हैं, 50% हो जाता है वर्किंग का, ठीक है ना। तो ये हो गया 100, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो शाफ्ट के लिए वर्किंग आ गया, शाफ्ट के लिए वर्किंग आ गया, देखो ये वैल्यू 100। ये फार्मूला जो लिखा है, ये फार्मूला दोनों को मिक्स कर दिया है, इसको और इसको मिक्स कर दिया है, तो यहाँ पे 100 आ गया। ये शाफ्ट के लिए आया है। वैसे की के लिए होगा शियर, ठीक है ना, वर्किंग शियर जो होगा की के लिए, तो इसका 340 दिया हुआ, तो 340 यहाँ पे रख देंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे और इनका 50% ले लेंगे, ठीक है ना। ये डिवाइडेड अपॉन 2 करेंगे, 50% हो जाएगा। तो की का जो शियर वर्किंग आ गया आपको 85 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये फार्मूला आपको पता है, टॉर्क जो ट्रांसमिट हो रहा है, कोई शाफ्ट है टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है, तो पाई डिवाइडेड अपॉन 16 टाउ मैक्स मल्टीप्लाई डी टू द पावर ऑफ क्यू, अभी डिस्कस किया हमने। तो टाउ जो शाफ्ट क्या कर रहा है, टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये वाला टाउ लेंगे, टाउ मैक्स। ये की के लिए, की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, यहाँ शाफ्ट क्या कर रहा है आपका, की ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये हो गया 100, ये टाउ मैक्स यहाँ पे 100 आ गया। डी दिया हुआ 45 पुट कर दिया, तो ये वैल्यू टॉर्क की आ गई, ठीक है ना।
अब देखो जो टॉर्क होता है, ये जो टी होता है, ठीक है ना, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई मतलब P मल्टीप्लाई D बाई 2। अब देखो इसमें सीयर आया है, ठीक है ना, तो ये सीयर फेल्योर के साथ क्या करते हैं, इसको कोरिलेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें टॉर्क मिलेगा, ये टॉर्क यूनिवर्सल टॉर्क है जो इतना साफ ट्रांसफर कर रहा है। अब देखो ये L मल्टीप्लाई W, ये एरिया हो जाएगा सीयर की वजह से फेल हो रहा है, क्योंकि आपको पता है जो की है हमारी, इसकी विड्थ A है और ये लेंथ A है और ये प्लेन फेल हो रहा था, ठीक है ना, तो W मल्टीप्लाई L हो गया। देखो अब सीयर की का मल्टीप्लाई करेंगे, सीयर की का जो सीयर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये P बन गया, ये P बन गया, मल्टीप्लाई D बाई 2। देखो तो वैल्यू आ गई सारी, L टाइम्स आ गई, L टाइम्स 26,775 और टॉर्क आपने यहाँ पे निकाल लिया, पुट कर दिया मैंने, ठीक है ना, यहाँ पे तो L की वैल्यू आ जाएगी, L की वैल्यू 67.2 आ गई, ठीक है। इस एरिया के बारे में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो गए आप। जब देखो ये एरिया हमारी की मिल रही है, इसलिए हमारा जो यहाँ पे सीयर आएगा वो की का सीयर आएगा, सी और एक की का जो सीयर है वर्किंग सीयर है, और ये दोनों मिल करके फोर्स बना लेंगे। वो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है सर्कुलर जो हमारा शाफ्ट है और इसमें की अंदर है, थोड़ा थोड़ा बाहर है, और ये पॉइंट आपकी ए बन रही है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, ये फोर्स जो पी लग रहा है, तो आपका क्या है, ये आ गया आपका P /2 कर दिया। L की वैल्यू आ गई 67.2, ये किसके लिए आ गई, देखो 1 मिनट और बचा हुआ है, आप सारे लोग प्रेजेंट लगा दिए हो, तो अभी फिर रिज्वाइन करते हैं, इसको रिज्वाइन करेंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर न्यूमेरिकल आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब देखो यहाँ पे L निकाला है जो सीयर फेल्योर की वजह से निकाला, अब क्रशिंग फेल्योर की वजह से L निकालेंगे, दोनों में जो वैल्यू ज्यादा होगी उसे कंसीडर कर लेंगे। देखो यहाँ पे लग रहा है इसी लास्ट मिनट में भी हो जाएगा। देखो T, देखो L जो था की का लेंथ था और हाफ थिकनेस जो हमारी की थी वो लिया है, तो ये एरिया बन गया, क्रशिंग एरिया बन गया, तो सिग्मा CR क्रशिंग यहाँ पे शो हुआ है। हाँ बेटा,